नमस्कार, ये है द रेड माइक। हमारे साथ हैं आस्कार गुरु अमित खरे और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड जिसका नाम है गाड़ी बुला रही। तो गाड़ी बुला रही है कि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे अनरजिस्टर्ड कार्स की। दरअसल बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस और ये थंबनेल्स दिखने लगे जो थोड़ा विचित्र लगा कि सेकेंड हैंड कार डीलर्स के पास नई गाड़ियां, अनरजिस्टर्ड गाड़ियां जिसमें नंबर प्लेट ही नहीं है, इसका मतलब आप फर्स्ट ओनर बनेंगे। ऐसा कैसे हो रहा है? यानी कि आप ओरिजिनल शोरूम में जाकर के नई गाड़ी लेते हैं, अब आप सेकेंड हैंड डीलर से नई गाड़ी लेंगे और उसमें ये सेकेंड हैंड डीलर ये तक कह दे रहा है कि ये गाड़ी जुलाई 2025 की ही फैक्ट्री से निकली हुई है। तो ये भी नहीं है कि पुराना स्टॉक बेचा जा रहा है, ये तो ब्रांड न्यू स्टॉक है। ये ब्रांड न्यू स्टॉक अपने शोरूम से निकल करके सेकेंड हैंड डीलर के पास कैसे बिक रहा है? ये गुत्थी क्या है? ऐसी गाड़ी जिस पर 4-4 5-5 लाख रुपए कम दाम में आपको मिल जा रहे हैं, ये लेना भी चाहिए या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है आप बाद में फंस जाएंगे? ये पूरी गणित आज समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए कार गुरु हमारे साथ हैं। कार गुरु ने इस पर खासी रिसर्च की हुई है। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद संकेत जी, मुझे याद करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं अमित जी, ये गुत्थी क्या है? इससे जुड़े हुए जरा 7-8 सवाल हमने बनाए हैं। अगर आप इजाजत दें तो एक एक करके वो मैं सवाल पूछता हूं। बिल्कुल जी, तो जरा क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर लाया जाए और उस पर अमित जी का जवाब लेंगे। शोरूम डीलर और सेकेंड हैंड कार डीलर के बीच क्या किया जाता है कि ये गाड़ी बाहर आ जाए, शोरूम से बाहर आ जाए और सेकेंड हैंड डीलर के पास चली जाए? अमित जी, इसका जवाब। देखिए, ये ट्रेंड कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये पहले भी काफी बार अपनाया जा चुका है। और इस ट्रेंड में सबसे अच्छाइयाँ कमियां अगर बात की जाए तो ये मार्केट है। जब कंपनी के सेल्स पर्सन, सेल्स मैनेजर डीलर्स को कुछ स्टॉक जबरदस्ती देते हैं कि नहीं तुम्हें बेचना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस स्टॉक को डीलर ले लेता है इंसेंटिव के लालच में, बोनस की लालच में, एनुअल टारगेट की लालच में, वो उसको परचेज कर लेता है। उसके पास स्टॉक की भरमार हो जाती है। फिर वो उसी मैनेजर्स को पकड़ता है, कहता सर आपने जबरदस्ती मुझ पर इतना सारा माल थोप दिया, मैं इसका क्या करूं? तो कंपनी के ये सेल्स मैनेजर कुछ स्कीम निकालते हैं, उस स्कीम के थ्रू उन डीलर्स को कुछ और एक्स्ट्रा इंसेंटिव देते हैं और उससे कहते हैं मैंने एक सेकंड हैंड डीलर से बात कर रखी है, आप ये सारा स्टॉक उसको दे दो और वो इस प्राइस में दे दो, तो आपका जो हमने एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट दिया है वो बेनिफिट कम करके दे दो ताकि वह आसानी से बेच सके। और ऐसा लगातार प्रैक्टिस में हो रहा है और अधिकतर वही गाड़ियां होती है जिनका स्टॉक बहुत ज्यादा बन चुका होता है, मैन्युफैक्चर हो चुका होता है और डीलर के पास पड़ा होता है। इस सारे खेल में जो सबसे ज्यादा कल्प्रिट है, जैसे हम क्या कहते हैं, जिसने ये खेल रचा है, वो उन कंपनीज के सेल्स मैनेजर्स हैं जो डीलर्स को बरगला कर किसी एक और चीज है, डीलर के पास स्टॉक होता है जो कंपनी से सप्लाई होता है, उसका डेटा तो हमें सियाम के थ्रू मिल जाता है। सियाम जैसे हम उसके पास आता है। लेकिन जो डीलर के पास से आता है कि डीलर ने कितना आइटम एक्चुअली कस्टमर को बेच दिया है, उस खेल में बड़े अमित जी, बिगड़ ये जो जाते हैं लास्ट मैटर। बात आपने बोली, ये लास्ट बात एक बार आप रिपीट कर दें कि क्या सियाम का इसमें क्या रोल है? देखिए, सियाम का इसमें कोई रोल नहीं है। सियाम के पास एक फिगर दी जाती है मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से कि उन्होंने कितनी गाड़ियां अपने डीलर्स को बेची हैं। अब डीलर्स को बेचने वाले कारों के डेटा को सियाम पब्लिश कर देता है और ये सबके सामने ओपन प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। लेकिन वो डेटा जो डीलर अपने कस्टमर्स को बेच के हासिल करता है कि उसने कितनी गाड़ियां कस्टमर को बेची, ये डेटा कभी भी ओपन मार्केट में नहीं आता है। और इसी डेटे के साथ में सबसे बड़ा खेल होता है कि कंपनी के मैनेजर्स अपने सुपर बॉस को खुश करने के लिए बोल देते हैं, इस बार हमने ऐसी स्कीम लगाई है कि हमारी इतनी 1000 गाड़ियां बिक गई हैं। तो बॉस कहता वेरी गुड, बहुत अच्छा है, जा तेरा प्रमोशन पक्का। ये खेल होता है और तेरा ये इंसेंटिव पक्का, तेरे कौन कौन डीलर ने बेचा उनको ये इंसेंटिव दिया जाता है।
और वो इंसेंटिव ही बाद में डिस्काउंट बनकर ओपन मार्केट में सेकेंड हैंड कार डीलर्स को दे दिया जाता है, ताकि वह स्टॉक जो पहले ऑन पेपर तो बिका हुआ दिखा दिया गया, लेकिन उसका कोई कस्टमर नहीं है, किसी के नाम रजिस्टर नहीं हुई है, वो गाड़ियां अब क्या की जाए। अब कस्टमर तो इतने आ नहीं रहे, तो उन पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो बोनस में लिया है वो सब जोड़ जाड़ कर डिस्काउंट के तौर पर देकर सेकेंड हैंड मार्केट को टपका दिया था, और सेकेंड हैंड मार्केट इसको संभालता है। और ये आप जो 2-2, 3-3 लाख के डिस्काउंट कह रहे हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत छोटे से हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे डिस्काउंट देखे हैं जो अभी इन्हीं 2 महीनों में हुए हैं, जिनका अमाउंट सुन के आप दंग रह जाएं, कार की कीमत के आधे से भी कम। ओफो। तो भाई इसमें तो बड़ा सवाल ये है कि ये जो जितने डीलर्स हैं ओरिजिनल शोरूम वाले, ये अपने ही यहाँ ये स्कीम क्यों नहीं लगा लेते, वो सेकेंड हैंड वाले को क्यों दे रहे हैं? एक्चुअली क्या होता है कि जब सेल्स मैनेजर्स जब होते हैं, जब वो हैंडल करते हैं अपने अपने डीलरों को, उस समय एक और बड़ा खेल होता है, इनकी स्क्रूटनी भी होती है। कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, कंसल्टेंसी हैं, जो ये देखती हैं कि किस डीलर कौन सा डिस्काउंट दे रहा है, ताकि वह जो प्राइसिंग है उस पर ऊपर नीचे ना हो। क्योंकि डीलर अगर कोई डिस्काउंट देगा तो दूसरा डीलर कहेगा कि वो डीलर ज्यादा डिस्काउंट दे रहा, आपने उस पर लगाम नहीं कसी है, तो यहाँ पर झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए सारे डीलर्स को मैनेजर बैठ के ही सेटल कराता है, कहता भाई बैठो, हम बैकडोर से बात करते हैं, इस डीलर के पास इतना स्टॉक है, इसके पास इतना स्टॉक है, और ये सब इस कीमत पर हम एक सेकेंड हैंड मार्केट को सौंप देते हैं। अब क्या होगा कि ओपन मार्केट में ये बातें नहीं होंगी कि वो डीलर ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, ये डीलर कम डिस्काउंट दे रहा है, और आपस में डीलरों के झगड़े नहीं होंगे। इस तरह से सब कुछ प्यार से सिमटा लिया जाता है एक थाली के नीचे, और किसी को पता नहीं चलता है। अब ये जो सीएम जिसका जिक्र अमित जी ने किया, आपको ये बता दें कि इसका फुल फॉर्म तो अभी तुरंत मुझे कंठस्थ नहीं है, लेकिन सीएम मतलब आप ये समझिए कि जितनी गाड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं लोग, जैसे कि होंडा, टाटा, मारुति, टोयोटा, इन सब का एक समूह, उसको सियाम कहा जाता है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। और ये वो सियाम है जिस तक ये डेटा पहुंचाया जाता है कि हमने बेच दी, देखो इतनी बेच दी, इतनी बेच दी, लेकिन असल में हो क्या रहा है, आपका जो एक्स्ट्रा है वो आपने सेकेंड हैंड मार्केट में नई की नई टरका दी। तो ये हुआ है जो खेल मुझे अमित जी की बात से समझ में आया। अब अमित जी क्वेश्चन नंबर 2 जरा स्क्रीन पर डालते हैं। क्या ये करना कानूनी है? कानून के तौर पर तो देखिए, जितना हम समझते हैं, कोई भी चीज को बेचना उसका राइट है जिसने उसे खरीद रखा है। मैंने कोई मोबाइल खरीदा है, मैं उसे बेच सकता हूं, किसी को बेच सकता हूं, भले यूज किए बगैर बेच सकता हूं, तो इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। तो बिल्कुल वैसे टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है, और ये बात बिल्कुल सही है कि इसी तरह से ये कारें बेची जा रही हैं, और ये इलीगल बिल्कुल नहीं है। तीसरा सवाल, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल अब ग्राहकों के मन में भी आएगा। ग्राहक के रूप में अगर मैं सेकेंड हैंड कार डीलर से अनरजिस्टर्ड कार खरीद रहा हूं, तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ये मैं शोरूम से नहीं लिया है, मैंने सेकेंड हैंड कार डीलर से लिया है, तो उसकी गारंटी शोरूम लेगा या नहीं, कंपनी लेगी या नहीं, ये सब भी तो सवाल हैं। देखिए, नॉर्मल इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी की जिम्मेदारी होती है, वह सेकेंड हैंड कार डीलर उठा लेता है एक आरटीओ एजेंट के साथ मिलकर। तो आपके कार का रजिस्ट्रेशन वगैरह की सारी फॉर्मेलिटी वहां से पूरी हो जाती है। इंश्योरेंस आप अपनी मर्जी से परचेज कर सकते हैं, वो इंडिया में सबके पास कानूनी हक दे रखा है सरकार ने और कोर्ट ने मिलकर, कि आप अपनी मर्जी का इंश्योरेंस चुन सकते हैं। तो आप अपनी मर्जी का इंश्योरेंस ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, और गाड़ी अपने घर ला सकते हैं। हाँ, नॉर्मली चूंकि सारे बातें कंपनी के मैनेजर्स, डीलर सब मिलके कर रहे हैं, तो उन्हें वारंटी देने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। और ये अमित जी यहाँ पर एक अमित जी इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल और, आप देखिए आपने ये बोला कि फिर वो बाद में वो कुछ पैसा लगा सकते हैं अपना, आप खुद इंश्योरेंस ले लें। अब क्योंकि ये गाड़ियां अनरजिस्टर्ड हैं, तो हम जानते हैं एक होता है एक्स शोरूम प्राइस और एक होता है ऑन रोड प्राइस। तो ये जो प्राइस बताया जा रहा है, तो इसके बाद फिर वो सारे खर्चे और होंगे, जैसे कि इसको आरटीओ में रजिस्टर कराने का खर्चा,
इसको रोड टैक्स देने का खर्चा, इसकी इंश्योरेंस का खर्चा, वो सब तमाम चीजें इसके अलावा होंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये ऐसे ही होता है जैसे आप कार शोरूम जाते हैं तो कार शोरूम पे एक कार की प्राइस बता दी जाती है। आप उस प्राइस पर जो भी फाइनेंस वगैरह की फॉर्मेलिटी है वो पूरी करते हैं, और अगर नहीं करते हैं ऑन कैश लेते हैं तो ये एक्स शोरूम प्राइस है। इस पर फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, इस पर फिर इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है, और फिर आप इस गाड़ी को लेकर घर आते हैं। बिल्कुल वैसे ही ये जो सेकेंड हैंड कार मार्केट में है वहां पर भी सेम प्रोसेस अपनाना पड़ता है। वहां भी आपको पहले कार का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसमें आरटीओ चार्जेस वगैरह सब पे करने पड़ते हैं, इसे हम रोड टैक्स कह के बुलाते हैं। फिर उसके बाद आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। जब ये दोनों चीजें होती हैं तब आपकी कार की परचेज को पूरा माना जाता है। और ये फॉर्मेलिटी आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी डीलर के साथ कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी का अपॉइंटेड डीलर से ही करना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल जी, क्वेश्चन नंबर 4 जरा स्क्रीन पर दिखाया जाए, क्योंकि ये जरूरी सवाल है और ये है सबसे जरूरी सवाल। देखिए, ये गाड़ी अनरजिस्टर्ड गाड़ी कहां बिक रही है? सेकेंड हैंड मार्केट में। क्या मैं ऐसी कार का पहला मालिक होऊंगा या दूसरा मालिक होऊंगा, क्योंकि पहले से ही मूल डीलर द्वारा सेकेंड हैंड कार डीलर को ये बेची जा चुकी है। टेक्निकली ऑन पेपर ये डीलर कंपनी से जा चुकी है, तो मैं तो सेकंड ओनर हो गया ना फिर। नहीं, बात समझिए, सेकंड ओनर तब होता है जब कार पहले ओनर के नाम रजिस्टर हो जाए आरटीओ में, कंपनी में नहीं। ऐसे देखा जाए तो जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर की उसने अपने डीलर को बेची, तो फर्स्ट ओनर तो कंपनी खुद हो गई, जिसने मारुति या टाटा या महिंद्रा या हुंडई, वो हो गई फर्स्ट ओनर। फिर सेकंड ओनर वो डीलर हो गया। ऐसा नहीं होता है। इंडियन मार्केट में फर्स्ट ओनर वो होता है जिसके नाम पर पहली बार कार आरटीओ में रजिस्टर होती है, और आरटीओ में तो अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुई, तो यह कार हमेशा ही फर्स्ट हैंड ही रहेगी, कभी सेकंड हैंड नहीं होगी। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब अगला सवाल स्क्रीन पर डालते हैं। ये कारें इतने बड़े डिस्काउंट पर कैसे उपलब्ध हैं? और ये मुझे अभी भी ये पहेली लगती है, क्योंकि अगर इस तरीके की आप स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, आपने ये बताया कि भाई आपस के झगड़े सलटाने के लिए इतना डिस्काउंट वो शोरूम पे देने लगेंगे, तो इंडिपेंडेंट एजेंसी बता देगी कि भाई देखो ये किस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो उन्होंने धीरे से सेकेंड हैंड डीलर्स को चिपका दिया, भाई तुम देख लो, मेरे पर बात ना आए। बिल्कुल, हाँ, बात सही है। और ये नॉर्मली कंपनी के मैनेजर्स खुद बैठ के सेटल कराते हैं, ये वो सच बात है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। इंडिया में एक कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है, नाम है निसान मोटर इंडिया। अब ये कंपनी ने अभी हाल में पिछले साल एक कार लॉन्च की, नाम था एक्स ट्रेल। इस कार को 49,50,000 रुपीज कीमत पर इंडियन मार्केट में एक्स शोरूम लॉन्च किया गया, और ये इंडिया में केवल 150 कारें आई थी। और जब इंडिया में लॉन्च की उसके बाद यह कारें नहीं बिकी, क्योंकि हम सब ने ये बात कही कि ये ओवर प्राइस्ड है, इसकी ये जेन्युइन प्राइस नहीं है, और ये गाड़ियां स्टॉक में खड़ी रह गई। कंपनी परेशान हुई, सब लोग परेशान हुए। कंपनी के जो सुपर बॉस थे इन सब ने मिलकर तय किया और इस गाड़ी को एक थर्ड पार्टी को बेच दिया गया। गाड़ी की ओरिजिनल कीमत क्या थी? 49,50,000 रुपीज, और इस कीमत पे 10-15 कस्टमर्स ने इंडिया में खरीदी भी थी ये गाड़ी। और फिर उसके बाद ये गाड़ी जब स्टॉक से नहीं बिकी ओवर प्राइस होने की वजह से, तो इस गाड़ी को इकट्ठा करके सीधे एक थर्ड पार्टी डीलर्स, अगर मैं नाम भी लूं तो बिग बॉयज टॉय के नाम से बहुत मशहूर नाम है इंडिया में, उनको बेच दी गई। और उन्होंने इस गाड़ी को, मैं ओपन कर दूं अगर प्राइस तो लोग दंग रह जाएंगे, सिर्फ 20,50,000 रुपए में बेच दी गई। अरे बाप रे, 49,50,000 रुपीज की कार 20,50,000 रुपीज में बिग बॉयज टॉय को, जतिन आहूजा जो उसके ऑनर है, उनको एक सारी गाड़ियां बेच दी गई। और डीलर्स चिल्लाते रह गए कि हमारा कितना लॉस हो रहा है, अगर आपको तो यही 20 लाख में ही गाड़ी बेचती थी तो आप हमें 20 लाख में देते, हम बेच देते आराम से। लेकिन ऐसा नहीं किया, थर्ड पार्टी को बेची गई, और थर्ड पार्टी ने उस गाड़ी को 29,50,000 रुपीज पे ऑक्शन में बेच दी।
अब सोचिए मतलब कि वो कस्टमर जिसने अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले 49,50,000 एक्स शोरूम प्राइस पर परचेज की थी यह कार, कितना उसे ठगा महसूस करेगा। बिग बॉयज टॉय ने सिर्फ 29,050 पर 29,50,000 रुपीज पर उसको बेच दी, दूसरे कस्टमर को बेच दी जो पड़ोसी है। अब आप सोचो, और उस पर भी उसने 9 लाख रुपए कमा लिए। अब आप ये भी देखिए, उस पर भी उसने 9 लाख रुपए पर कार कमा लिए, जो मोर देन 50% के आसपास का प्रॉफिट कहा जाएगा। यानी यहां पर जब स्टॉक बिकता नहीं है ना, तो सर बोलियां लगती हैं, बुरा हाल हो जाता है मार्केट का। और इंडियन मार्केट में इस समय यह परेशानी है कि कारों की वो सेल नहीं आ रही है जो सेल पिछले कुछ समय से आ रही थी, और अब स्टॉक डीलर्स के पास इतना हो गया है कि उनके स्टॉक यार्ड भरे पड़े हैं, स्टोर्स में जगह नहीं है, और उनको मजबूरी में औने पौने हालात में बेचना पड़ रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल था कि 50 लाख की कार 20,50,000 रुपए में बेच दी गई, और मुझे मालूम है जैसे ही ये पब्लिक हो जाएगी मेरी एक्चुअल कीमत, सब तिलमिला उठेंगे। और काफी लोग वैसे भी जानते हैं कि इतने बड़े बड़े स्कैम जब खुलते हैं ना, तो बहुत लोगों के सर के ऊपर से पगड़ियां उछलती हैं, और मुझे मालूम है उछलेंगी, क्योंकि ये मैटर ही ऐसा है। और ऐसा केवल एक निसान के साथ नहीं, ऑलमोस्ट सभी ब्रांड के साथ हो रहा है। बस इतने बड़े अमाउंट का नहीं हो रहा है, थोड़े कम अमाउंट का हो रहा है, लेकिन हो रहा है। आपने बड़ी जबरदस्त बात बताई। मैं तो ये सोच रहा हूं कि एज अ ग्राहक अगर ये गैर कानूनी नहीं है तो ग्राहक के लिए तो बल्ले बल्ले। हाँ, लेकिन उन ग्राहकों का क्या है जिन्होंने इतना महंगा खरीदा, क्या वो ठगे हुए छले हुए महसूस नहीं करेंगे? और उनके कंज्यूमर राइट्स का क्या? ऐसी कंपनीज की जवाबदेही क्या अपने उन ग्राहकों के लिए नहीं है जिनको आपने इतने ज्यादा दाम पर गाड़ी बेची है? या तो आप रिफंड कीजिए पैसा, या तो उनको लौटाइए कि हमने आपसे ज्यादा ले लीजिए। लेकिन अब इतनी भी कहां ईमानदारी, क्यों अमित जी, इतना कहां? ईमानदारी का हाल तो ये है कि जब सेल्स मैनेजर ओवर स्टॉक सेल दिखा रहे होते हैं, और ऐसा केवल आपने मारुति के कारों का एक वीडियो देखा है, किसी ने Hyundai की कारों का देखा है, किसी ने दूसरे ब्रांड की कारों का देखा है, और हमने सभी को देखा है, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, हमें हर एक के भीतर के पोल पता है। डीलर फोन करके कंप्लेन करता है, सर ऐसा कर रही है कंपनी हमारे साथ, बताओ हम क्या करें, हमारे ऊपर पेनल्टी लगा दी, पहले तो हमसे जबरदस्ती बिलिंग करवा ली गई और अब हम पर पेनल्टी लगा दी गई है कि तुमने ये स्टॉकिंग क्यों की। और क्योंकि देखिए, अगर एक मैनेजर किसी तरह आपको बहकाकर बहलाकर आपसे ओवर सेल दिखाकर अपनी वाहवाही करवा लेता है और बाद में आपसे कहता है इधर उधर बेच के काम चला लो, तो उस पर भी इंक्वायरीज होती हैं, और कंपनी के पास अपना सिस्टम होता है प्राइवेट डिटेक्टिव का, और एजेंसी कंसल्टेंट के थ्रू वो ये पता कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उन डीलर्स के ऊपर पेनल्टी लगती है। तब सेल्समैन और सेल्स मैनेजर कहते हैं भाई मुझे नहीं पता इस मैटर में, ये आप जानो और आप कंपनी के बीच की जाने। यानी वो पेनल्टी वो कस्टमर झेलता है, वो डीलर झेलता है, और हम बस ये कहते हैं हो क्या रहा पीठ पीछे, हमें तो पता ही नहीं है। और इंडियन कंज्यूमर को एक्चुअल पता नहीं चल रहा है कि कंपनियों में कितना घालमेल चल रहा है इस समय। कितनी गलत बात है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको बेनिफिट ही देना है लोगों को तो ईमानदारी से दीजिए। आपकी ईमानदारी उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए जिनको आपने बहुत ज्यादा महंगे दाम पर कोई गाड़ी बेची। सोचिए, जब गाड़ी औने पौने हो जाएगी और जब ये महंगी गाड़ी लिया हुआ इंसान सेकंड हैंड मार्केट में जाएगा, तो यही सेकंड हैंड डीलर उसको बोलेंगे अब तो इतने की नहीं है, अब तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है सर। अब आपने ली होगी 50 की, लेकिन अब तो ये सर देख लो। तो कितना ठगा हुआ वो आदमी महसूस करेगा। आइए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कौन कौन से कार निर्माता और डीलर ये कर रहे हैं? संकेत बड़ी बेशर्माई से कहूंगा, बड़ी बेशर्माई से कह रहा हूं, कोई नहीं बचा है। सब कर रहे हैं, कोई भी नहीं बचा है, सब कर मतलब रहे हैं। मैंने प्रीमियम मारुति एक वीडियो मैन्युफैक्चर में जर्मन से लेकर हाँ, इंडियन तक सब कर रहे हैं। तो किसी एक का नाम लेना बेईमानी होगी। बिल्कुल बेईमानी होगी। आप जो जर्मन ब्रांड्स हैं जो मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट बेचते हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, इनके भी कुछ कारें ऐसी होती है जिनका स्टॉक हो जाता है, उनको ऐसे बेचा जाता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इवन कई जगह तो मैंने ये तक देखा है कि दूसरे दूसरे कंट्री में बेच दी जाती हैं, ये भी हुआ है। लेकिन जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई कारें होती हैं वो तो बाहर नहीं जाती जल्दी। लेकिन हाँ, उस कंडीशन में ये जरूर होता है कि उन्हें लोकल डीलर्स ऑफ करते हैं, और मेरे अंदाज किसी एक का नाम लेने का कोई फायदा नहीं।
मैं बता रहा हूं, कोई बचा ही नहीं है। सब कर रहे हैं, कोई बचा नहीं है। आप ये कहो कि ये कार कंपनी बच गई, तो मैं जवाब नहीं, ये भी ऐसी है, इसने भी यही किया है, अभी अब किया इसी है, से जुड़ा पिछले हुआ, महीने किया है, 2 साल पहले किया है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा आखिरी सवाल है, व्हाट डज इट से अबाउट द इंडियन कार इंडस्ट्री? भारत की कार बिक्री के बारे में सामान्य रूप से क्या कहता है? क्या इन्वेंट्री बेचने में कोई, क्या तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत बड़ी समस्या है। और जनता के हित का एक सवाल, मैं अगर एक ग्राहक हूं तो मैं आज के बाद किसी शोरूम में क्यों जाऊं जब मुझे मालूम है कि अभी औने पौने दाम पर बाहर सेकेंड हैंड डीलर बेचेंगे ये ले लेकर। हो सकता है स्टॉक सीमित रहेगा, मुझे मेरे मन मुताबिक ट्रिम ना मिले, लेकिन फिर मुझे डिस्काउंट भी तो बहुत मिल रहा है, तो मैं ओरिजिनल शोरूम क्यों जाऊं? अल्टीमेटली ये बात घूम करके कार मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ जाएगी। क्यों जाएंगे लोग, आप बताइए शोरूम? देखिए, शोरूम पर जाना हम इंडियंस का नेचर है, हमें लगता है कि शोरूम ट्रस्टवर्थी है। एक और चीज है, अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिया में शोरूम थर्ड पार्टी है, उनका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आम बोलचाल में अगर आप समझें तो कस्टमर ये समझता है कि वो कंपनी से डायरेक्ट कार खरीद रहा है। वो ये नहीं सोचता कि हम एक डीलर से खरीदें, एक शॉपकीपर से खरीद रहे हैं कार, वो ये मानता है कि हम कंपनी से डायरेक्ट ले रहे हैं। इवन कई लोग कहते हैं हमने कंपनी से सर्विसिंग कराई थी, कई लोग कहते हैं हमने कंपनी से म्यूजिक सिस्टम लगवाया था। तब हमें सोचना पड़ता है कि लोगों के दिमाग में कितना वहम है कि वो एक डीलर को, एक शोरूम को, एक कार दुकानदार को कंपनी मान के बैठे हैं, जबकि उसका कंपनी से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, कंपनी कहीं और है। लगा है ना, हाँ, वो लोगो जो ऊपर लगा उसको समझ में नहीं आता है कि वो डीलर है, वो उसको ही कंपनी मान लेते हैं, उसको ही भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसे कंपनी डायरेक्ट उनको प्यार से गाड़ी बेच रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये बिल्कुल वैसे ही कारें बिकती हैं जैसे कि बाजार से हम टूथपेस्ट खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं दुकानदार से खरीदते हैं, बस वैसे ही कार बेचने वाला भी कार दुकानदार है, उसे हम कंपनी क्यों मान बैठे हैं। और शायद ये रीजन है कि इंडियन कंज्यूमर पहले वहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा सेकेंड हैंड डीलर के पास। सेकेंड हैंड डीलर को नई कार बेचने में इसीलिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना पड़ता है कि वह जितने में खरीदा उससे बहुत थोड़े से प्रॉफिट में ही बेच देता है, ताकि किसी तरह बिक जाए उसके पास से। जबकि कंपनी का डीलर जो होता है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट लेने के बाद ही अपने कार को बाहर बेचता है, वरना नहीं बेचता है। और एक रीजन भी है कि एक डीलर का काफी बड़ा इंफ्रा होता है और उस पर उससे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, तो उस इन्वेस्टमेंट को निकालने की फिराक में उसे ज्यादा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन लेना पड़ता है। जबकि एक सेकेंड हैंड कार डीलर का कोई बड़ा इंफ्रा नहीं होता है, 4-5 एम्प्लॉय होते हैं, काम खत्म, पैसा आ जा, बेचा, नक्की किया, खत्म। और उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आती अगर उसे सिर्फ 20,000 रुपए ही कमाने को मिल गए तो। जबकि एक कार डीलर बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा, वो चाहेगा उसके पास मोटी रकम आए ताकि वह अपने 100-150 लोगों का स्टाफ, इतना सर्विस सेंटर में पैसा लगाए, शोरूम में पैसा लगाए, एसी लगे, ये वो सब चीजें मैनेज कर। सही बात, बहुत इंपॉर्टेंट। और वही जो सवाल मेरा था कि व्हाट डज इट से अबाउट द इंडियन कार इंडस्ट्री, मतलब क्यों आप थोपते चले जा रहे हैं गाड़ियां, जब आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान बहुत क्लियरली अब बहुत ज्यादा गाड़ी खरीदने में इच्छुक नहीं है, खास तौर से उस उतने इन्फ्लेटेड दाम पर। 2 रीजन है इसके। पहला, कंपनी एज ए मैन्युफैक्चरर, आप ध्यान से समझे, उनके पास 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। अगर वो शट डाउन करते हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज को उसे प्रॉपर सैलरी देनी पड़ेगी बगैर उनसे मैन्युफैक्चर करवाए हुए। कंपनी में अगर एक दिन का भी शट डाउन होता है तो करोड़ों रुपए का खर्च आ जाता है उन मशीनों की ओवरहॉलिंग पर। ऐसे हालात में कंपनी के लिए मैन्युफैक्चर करते रहना एक प्रोसेस है जिसे अगर जरा सा भी रोका गया तो और ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे बेहतर रहेगा कि कुछ कम प्रॉफिट में कुछ थोड़ा सा घाटा उठा के कार की मैन्युफैक्चरिंग जारी रखी जाए, भले उसे मामूली सा कम कर लिया जाए लेकिन बहुत ज्यादा चेंज ना किया जाए। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो हुई है इस पूरे खेल में वो है एक सही प्राइसिंग अपनी कार का ना रखना। एक कार जिसकी कीमत 15 लाख होनी चाहिए उसे जबरदस्ती 19 लाख एक्स-शोरूम पर बेचा जा रहा है। सोचा जा रहा है शायद बिक जाए और बाद में फिर डिस्काउंट दे के आप उसे उसी कीमत पे बेच रहे हैं। इससे बेहतर है कि पहले ही कार की सही प्राइसिंग रखी जाए ताकि वह गाड़ी जेन्युइन कस्टमर के पास जेन्युइन प्राइस पर पहुंचे और आगे कभी भी उसकी कीमत कम करने की नौबत ना आए ऐसे हालातों में। क्योंकि जब कार नहीं बिकती है उसका बड़ा रीजन होता है कि उस कार की प्राइसिंग ज्यादा होती है
और आज के डेट में हर मैन्युफैक्चरर कुछ जरूरत से ज्यादा प्राइसिंग बढ़ाकर कार को लॉन्च कर रहा है। और शायद ये सबसे बड़ा रीजन है कि कस्टमर उस कार को जब खरीदने जाता है तो उसे उसकी उम्मीद से ज्यादा कीमत होती है तो वो खरीदता नहीं है, और फिर वही कार डंप हो जाती है और बाद में उसकी उम्मीद की कीमत पर ही सेकेंड हैंड मार्केट में या डिस्काउंट पर दी जाती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अब आप ये सोचिए ना, कार मैन्युफैक्चरर तो ये सोचता है कि मैं निकाल लूं पैसा, जितना पैसा निकले उतना निकाल लूं, क्योंकि अगर इस तरीके से कम पैसे में देंगे तो फिर ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएंगे। हालांकि मैं इसको बहुत बहुत बड़ी सोच नहीं मानता। आप ही ने एक एपिसोड में बताया था कि किस तरीके से मारुति ने अपने जो नीचे वाले मॉडल्स हैं उनके भी दाम बहुत ज्यादा कर दिए और अब उनको खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हर कोई पैसा ऐंठना चाहता है। देखिए ये बात सही है, ये धंधा है, भले गंदा है और हर कोई करेगा, और सबको बिजनेस करने आए हैं। कोई भी मैन्युफैक्चर इंडिया में है, चाहे वो इंडियन ब्रांड हो चाहे विदेश के ब्रांड हो, वो सब बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस का पहला उसूल है प्रॉफिट, और वो अपना प्रॉफिट मेंटेन करने की कोशिश में लगे हैं। चूंकि आजकल स्टाफ और सीनियर मैनेजर्स की सैलरी करोड़ों में होती है और इसी वजह से उनको ज्यादा प्रॉफिट और मार्जिन उठाना पड़ता है कार पर, वो उन सबको खुश करने के लिए। और यही सबसे बड़े रीजन है जिसकी वजह से कारों की कीमत बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। ऊपर से जो थोड़ी बहुत कसर थी वो ये बड़े बड़े शोरूम खोलकर पूरी की जा रही है, और इन कंडीशन में डीलर्स को से भी करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। जब उनसे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कराया जाता है तो वो भी चाहते हैं कि मोटा प्रॉफिट लेकर कार बेची जाए, और इसमें सिर्फ पिसता है इंडियन कंज्यूमर, जो तैयार नहीं है इतने ज्यादा पैसे देने के लिए। और शायद यही रीजन है कि कारों का स्टॉक डीलर्स के पास, मैन्युफैक्चरर के पास हर जगह बेतहाशा बढ़ चुका है, और ये हालात बहुत नॉर्मल है। अगर दिवाली सीजन पर कारें नहीं बिक पाई एनी हाउ, क्योंकि जैसे ही बरसात खत्म होगी कारों की सेल थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर नवरात्रि में बढ़ेगी और फिर दिवाली पे बढ़ेगी। अगर दिवाली तक स्टॉक क्लियर नहीं हुआ तो इस साल दिसंबर और जनवरी मंथ में हाहाकार मचेगा और भयंकर डिस्काउंट मिलेंगे। और अभी कुछ ऐसे आसार भी नहीं दिख रहे हैं कि स्टॉक बहुत तेजी से लोग खरीदना शुरू कर दें। नहीं खरीद रहे हैं ना, जाहिर सी बात है, इसी वजह से आपको सेकेंड हैंड कार मार्केट में उसको डंप करना पड़ रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात बताई, पर जाते जाते मैं बस आपसे एक सवाल उन ग्राहकों के लिए पूछना चाहता हूं कि उनके हक का क्या। जो पहले वो आप सोचिए कितना ठगा हुआ महसूस करेगा वो इंसान जो शोरूम में गया, उसने एक गाड़ी ली 23-24 लाख की, और उसके बाद फिर वो घर आया और उसने यूट्यूब पर वीडियो स्क्रॉल किया और ये पाया कि ब्रांड न्यू बिल्कुल वही मॉडल सेम गाड़ी 5-6 लाख रुपए सस्ती मिल रही है, जिसका वो फर्स्ट ओनर हो सकता था। उसकी राइट्स का क्या? यहाँ पर इंडिया में हम राइट्स के बारे में कितना जानते हैं ये तो बस क्या बोला जाए। हर कोई हर किसी को लूटने में लगा हुआ है, ये वो सच बात है जिसे बड़े बेशर्माई से मैं भी कबूल रहा हूं कि सभी लोग लगे हैं। तो आप किसको संभालोगे? एक कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर इंडिया में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सामान बेच रहा है तो कस्टमर की जिम्मेदारी है कि वह उसे बार्गेन कर खरीदे और वह अपने लिए बेस्ट प्राइस चूज करे। कोई भी व्यक्ति एमआरपी से ज्यादा कीमत पर प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, ये नियम जरूर बना हुआ है। तो कंपनी भी जब गाड़ियां बेचती है तो उसकी एक एमआरपी जैसा ही प्राइस लगा देती है और उससे वो 2 रुपए कम में बेच दिया। आप खुश हो गए कि चलो हम गाड़ी घर ले आए, बाद में पता पड़ा कि आपको 2 रुपए कम में बेचा गया, दूसरे व्यक्ति को 2 लाख रुपए कम में बेचा गया और तीसरे को 12 लाख कम में बेचा गया। और अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि 12 लाख तो छोड़िए, लोगों को तो 1/3 प्राइस में बेचा गया है। मतलब 50 लाख की कार 20 लाख में बेच दी गई है, और ये वो सच्चाई है जिसे आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कोई इसको कोर्ट कंज्यूमर नहीं कर सकता। सर, यही तो सवाल उठाना है यहाँ पर कि मेरा ये कहना है कि आप ठीक है, आज की रेट में जो ग्राहक है उसको तो बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो मुझे इतने सस्ते में मिल रही है। अव्वल तो ग्राहक को ये पता हो जाना चाहिए कि ये इतनी सस्ती हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जिसने महंगी ले ली उसके हक का क्या। और ये मुझे ऐसे लगता है ये कंज्यूमर इंटरेस्ट में ये ठगने के बराबर हुआ, ये ठगी हुई। और ऐसे में इस देश की अगर हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री कुछ नहीं करेगी, जिसके अधीन ये कंपनियां आती हैं, अगर इस देश के कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय कुछ नहीं करेगा, तो ये तो देश के लोगों के साथ लूट हो रही है।
ये तो लूट है, ठगी देखिए है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये ठगी ही कहलाती है कि आपने अपने दुकान पर आए हुए कस्टमर्स के साथ ठगी की, और जो बचा हुआ स्टॉक था वो आपके पास तब भी मौजूद था जब वो कस्टमर दुकान में एंटर किया था, तब भी आपके पास वो स्टॉक मौजूद था, बस आपने उसे बताया नहीं, सोचा जितने निकल आ रहे हैं पैसे निकाल लेते हैं कस्टमर से, और फिर उसके बाद वही बचा हुआ स्टॉक, क्योंकि कस्टमर तो गिने चुने ही आए थे, जो बचा हुआ स्टॉक था वो आपने सेकेंड हैंड मार्केट में दे दिया। एक्चुअल में तो ये ठगी ही कहलाती है, लेकिन बिजनेस इंटरेस्ट के माइंडसेट में आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक कंज्यूमर राइट को भी सही ढंग से प्रेजेंट किया जाए। लेकिन हाँ, मेरा मानना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सही, ये हैवी इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर अफेयर डिवीजन को चाहिए कि वह इस मैटर को थोड़ा उठाए, कंपनी से भी कहे चाहे आप प्राइसिंग कम करें या ओपन डिस्काउंट स्ट्रक्चर को रिवील करें कि हमारे पास अब 80,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, इसे ओपनली बताएं। जब कार आप लॉन्च करते हैं, बड़े बड़े अखबारों में ऐड देते हैं, टीवी पे ऐड देते हैं, बस वैसे ही दे दें, क्या दिक्कत है कि हमारी कार पर 2 लाख रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, आ जाओ भाई सब लोग लूट लो। तो कस्टमर आएगा दुकान पर, कंपनी की भी सेल बढ़ेगी और कस्टमर भी अपने आप को ठगा फील नहीं करेगा। आज की डेट में जो हो रहा है कि दिल्ली में 2 लाख का डिस्काउंट है और अजमेर में 30,000 रुपए का है, और पूना में 1.5 लाख का डिस्काउंट है और लखनऊ में 40,000 का ही है केवल, और जहां जहां सिंगल डीलर है वहां तो डिस्काउंट दिए ही नहीं जाते। कस्टमर से कहा जाता भाई साहब डिस्काउंट मिलेगा नहीं, आप कहां जाओगे, आप दूसरे शहर थोड़ी जाओगे कार खरीदने, झक मार के मेरे पास ही आओगे। और इस तरह से डीलर्स बहुत ज्यादा लूटते हैं। कई छोटे शहरों के कस्टमर शिकायत करते हैं, अमित जी आपने बताया कि 2 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है, दिल्ली का कस्टमर कह रहा है हमें सचमुच में 2 लाख का मिला है और मेरे शहर में 20,000 देने को तैयार नहीं डीलर। ये वो सच्चाई है, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि डीलर जो है वो भी कम नहीं है चालाक, वो भी पूरा खेल खेलता है कि जो हमारे पास आया उससे तो हम लूट ही लेते हैं, बाद में देखा जाएगा, हमें अगर सेकंड हैंड मार्केट में बेचना पड़ेगा तो बेच देंगे। लेकिन सेकंड हैंड मार्केट में मैंने देखा है कि बड़े शहरों में ही ज्यादा आइटम बिकता है, छोटे शहरों में ऐसे हालात अभी भी नहीं है, वहां अभी भी कस्टमर पिस रहा है। बिल्कुल, मैं तो इसकी तुलना करूंगा सोम बाजार, बीर बाजार, इस तरीके की जो सब्जी मार्केट लगती है, जिसमें अगर आप 7 बजे जाकर के सब्जी लें तो उसका एक अलग दाम मिलेगा, और रात में 10 बजे जाकर के लेंगे तो कम से कम नहीं तो 50-60% सस्ती सब्जी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उस सब्जी वाले को जल्दी से अपना सामान बेच करके दुकान आगे बढ़ानी है और घर जाना है। ये बिल्कुल वही सब्जी मंडी वाला माइंडसेट गाड़ियों में नहीं लगा दिया डीलरों ने। बिल्कुल सही बात है। सब्जी मंडी के जो दुकानदार है उनके पास एक प्रॉब्लम क्या है कि वो जो सामान है वो अगर घर ले जाएगा तो ढोने में भी पैसे लगेंगे, और फिर उसके बाद घर पर भी उसके पास स्टोर करने की जगह नहीं है, कोई उसके पास कोल्ड स्टोरेज चेन सिस्टम नहीं है, बड़े बड़े फ्रिज नहीं है, तो सामान खराब होगा तो इससे अच्छा है बेच दिया जाए, भले औने पौने दाम पे बेच दिया जाए। बस वैसे ही डीलर का हाल है, उनके पास भी गाड़ियां खड़ी करने की अब जगह नहीं बची है, हालात खराब होते जा रहे हैं। बरसात में पता पड़ा, पिछले साल हमने देखा था बाढ़ आई थी तो कार के पूरा स्टॉक यार्ड ही डूब गया था पानी में, हमने देखा 150 कारें खराब हुई, कहीं 700 कारें खराब हुई। तो ऐसे हालात से बचने से अच्छा है बेचवाच के खत्म करो, चाहे तो 50,000 60,000 कमी हो, निकल जाए बस किसी से हमारे सर से बवाल। और इस साल भी ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल। अब कार गुरु का ये कहना है कि अगर गाड़ियां नहीं बिकी तो इस साल के अंत तक ऑटोमोबाइल सेक्टर में हाहाकार मच जाएगा, और क्योंकि ये स्टॉक आप बहुत ज्यादा समय तक होल्ड नहीं कर सकते तो साल के अंत में क्या एक ऐसी स्थिति आएगी कि दाम धड़ाम हो जाएं। ये चीज बहुत मॉनिटर करना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग होगा ये समय और इस बात को आगे ट्रैक करने के लिए। अमित जी, मुझे ऐसे लगता है हम लोगों का गाड़ी बुला रही है कि जितने एपिसोड्स किए उसमें ये मुझे अब तक का सबसे रोचक एपिसोड लगा, क्योंकि हमने ऐसी ऐसी चीजें जानी जो शायद एक आम ग्राहक को नहीं पता चलती हैं। तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया बुलाने के लिए। जब भी आप कंज्यूमर की बात करते हैं ऐसा लगता है मेरी ही बात कर रहे हैं, और मैं भी एक कंज्यूमर को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसीलिए लगता है कि ये कंपनीज जो डीलर सब मिलकर रियली कस्टमर के साथ कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। और जब भी ऐसे हालात आए मेरे लिए कि मैं उनके बारे में बता सकूं खुल के, बड़ा अच्छा लगता है। शायद इस बहाने 10 कस्टमर तो सही जानकारी पा पाएंगे, वो अपने राइट को लेके उठेंगे, खड़े होकर बात करेंगे, और शायद उनको देख के बाकी इंडियंस के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा ये कार बाजार भी। बिल्कुल। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।